नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में जिक्र बनारस की ज्ञानव्यापी मस्जिद का। ज्ञानव्यापी पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बनाई लीगल कमेटी, आंदोलन शुरू करने की तैयारी। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि ज्ञानव्यापी मस्जिद विवाद को लेकर ओवैसी, अखिलेश यादव और मायावती सहित तमाम नेताओं ने यूपी सरकार पर साधा निशाना। क्या कहा आपको बताएंगे। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि 21 मई को सभी विधायक और विधान परिषद सदस्यों के साथ अखिलेश यादव करेंगे चर्चा। सदन में योगी सरकार को घेरेगी समाजवादी पार्टी। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि सचिन पायलट ने बढ़ती महंगाई पर बीजेपी को खूब कोसा, कहा ये लोग देशवासी के गुनहगार हैं। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा दिल्ली के एलजी अनिल बैजल का अचानक इस्तीफा, निजी कारणों का दिया हवाला। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। ज्ञानव्यापी मस्जिद पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बनाई लीगल कमेटी, आंदोलन शुरू करने की तैयारी। जी हां दोस्तों, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अब पूजा स्थल अधिनियम 1991 की बारीकी से समीक्षा करेगा और इसके लिए बोर्ड ने एक लीगल कमेटी गठित कर दी है। इस कमेटी में कासिम रसूल, इलियास, कमाल फारूकी, फुजैल अयूबी समेत कई सारे लोग शामिल हैं। कमेटी वाराणसी की ज्ञानव्यापी मस्जिद और अन्य मस्जिदों से संबंधित सभी मामलों की विस्तार से समीक्षा करेगी, ताकि उसी के आधार पर वो आगे की कानूनी लड़ाई लड़ी जा सके। और बोर्ड ने कहा कि अगर ज़रूरी हुआ तो वो इस मामले को लेकर एक शांतिपूर्ण जन आंदोलन भी शुरू कर सकते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बैठक में कहा कि ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले को लेकर यूपी सरकार, केंद्र सरकार, खुद को धर्मनिरपेक्ष बताने वाले राजनीतिक दल खामोश बैठ गए हैं। वहीं कोर्ट ने भी अल्पसंख्यक और पीड़ितों को निराश किया है। बोर्ड ने कहा कि अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार हो रहा है, लेकिन मुसलमानों को इस मामले में धैर्य बनाए रखना है। बोर्ड ने ऐसी घटनाओं पर सरकार की चुप्पी को आपराधिक कृत्य करार दिया है और उसने कहा कि इसे किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर ओवैसी, अखिलेश यादव और मायावती सहित तमाम नेताओं ने यूपी सरकार पर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि वाराणसी की ज्ञानव्यापी मस्जिद का सर्वे का काम खत्म हो गया है और सोमवार को सर्वे की टीम ने नंदी की मूर्ति के पास बने कुएं का भी सर्वे किया। इस बीच हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि मस्जिद परिसर में वजू के लिए बने तालाब में शिवलिंग बना हुआ है और इसके बाद कोर्ट ने तालाब के आसपास के इलाके को सील करने का आदेश दिया था। मामला अब सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। वहीं ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर हो रहे विवाद के बीच अब यूपी की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। वहीं AIMIM प्रमुख ओवैसी से लेकर अखिलेश यादव सहित तमाम नेताओं ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। दोस्तों, आपको बता दें कि किसने क्या कहा। दरअसल दोस्तों, ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर हो रहे विवाद के बीच AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एक बड़े न्यूज चैनल से कहा कि सुप्रीम कोर्ट को मामले पर रोक लगानी चाहिए। ओवैसी ने कहा कि देश आस्था से नहीं संविधान से चलेगा। उन्होंने ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर हुए सर्वे को गलत ठहराते हुए कहा कि ये 1991 के एक्ट का उल्लंघन हो रहा है। ओवैसी ने सर्वोच्च अदालत से न्याय की उम्मीद की बात की थी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 21 मई को सभी विधायकों के साथ अखिलेश यादव करेंगे बैठक, भाजपा को घेरने के लिए बुलाइए बैठक। जी हां दोस्तों, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के सभी विधायकों की बैठक 21 मई को बुलाई है और यूपी विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले अखिलेश यादव की तरफ से बुलाई गई बैठक में योगी सरकार को भेजने का एजेंडा तैयार किया जाएगा। समाजवादी पार्टी के कार्यालय की तरफ से सभी विधायकों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि बैठक में आना अनिवार्य है। समाजवादी पार्टी के कार्यालय में शाम 5 बजे ये बैठक आयोजित की जाएगी। अखिलेश यादव ने सपा के विधायक मनोज पांडे को मुख्य सचेतक बनाया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राजस्थान में सचिन पायलट ने बढ़ती महंगाई पर बीजेपी को खूब कोसा, कहा ये लोग देशवासी के गुनहगार। जी हां दोस्तों, पूर्व उप मुख्यमंत्री और विधायक सचिन पायलट ने बढ़ती महंगाई को लेकर बुधवार को केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी नीत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि लोगों की कमाई लूटने वाली बीजेपी हर देशवासी की गुनहगार बन गई है। पायलट ने ट्वीट किया कि केंद्र सरकार के दिशाहीन और विफल शासन में महंगाई और बेरोजगारी दिन प्रतिदिन नए रिकॉर्ड बना रही है। अप्रैल महीने में थोक महंगाई दर 15.08% दर्ज किए जाने के साथ ही देश में महंगाई 24 वर्षों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। खाद्य वस्तुओं से लेकर जींस तक के महंगा होने के कारण
थोक कीमतों पर आधारित मुद्रास्फीति अप्रैल में बढ़कर 15.08% के रिकॉर्ड उच्चतर स्तर पर पहुंच गई है। पायलट ने कहा कि लोगों की कमाई और बचत लूटने वाली बीजेपी हर देशवासी की गुनहगार बन चुकी है। इससे पहले सचिन पायलट ने शनिवार को कहा था कि कांग्रेस को फिर से मजबूत बनाने और केंद्र की सत्ता में वापस लाने के लिए जरूरी है कि संगठन के सभी लोग मिलकर एकजुट होकर काम करें। उन्होंने पार्टी के चिंतन शिविर से इतर संवाददाताओं से बातचीत में ये भी कहा कि वरिष्ठ नेताओं और युवा नेताओं सभी को सामूहिक प्रयास करने होंगे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा संगठन में बड़े बदलावों की पैरवी किए जाने के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि ये पूरे देश में कांग्रेस के भीतर बदलाव की बात कही गई है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली के एलजी अनिल बैजल का अचानक इस्तीफा, निजी कारणों का दिया हवाला। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। जानकारी के मुताबिक उन्होंने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया है। नजीब जंग के बाद वो दिल्ली के एलजी बने थे। उन्हें दिसंबर 2016 में उपराज्यपाल नियुक्त किया गया था। प्रशासन को लेकर अक्सर उनके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ मतभेद रहते थे। 30 दिसंबर 1921 को बैजल का कार्यकाल पूरा हो गया था, लेकिन उन्हें सेवा में विस्तार दिया गया था। वो 5 साल तक दिल्ली के उपराज्यपाल रहे। अधिकारियों को लेकर भी दिल्ली के सीएम केजरीवाल और एलजी के बीच विवाद होता रहा है। बैजल 1969 बैच के IAS ऑफिसर रहे हैं और वो दिल्ली के 21वें उपराज्यपाल बनाए गए थे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राहुल के बाद प्रियंका गांधी ने भी केंद्र सरकार को घेरा। कहा, डेली खर्च के लिए लोगों को लेना पड़ सकता है लोन। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस पार्टी की नेता प्रियंका गांधी ने देश में बढ़ती महंगाई को लेकर गुरुवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार की एक भी नीति मध्यम वर्ग और गरीबों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से नहीं बनाई गई है। प्रियंका गांधी ने आगे कहा कि स्थिति ऐसी हो गई है कि लोगों को अपने रोजाना खर्च के लिए लोन लेना पड़ सकता है। प्रियंका गांधी ने हिंदी में एक ट्वीट में कहा कि बीजेपी सरकार की एक भी आर्थिक नीति नहीं है जो मध्यम वर्ग, गरीब वर्ग की आय बढ़ा सके और उनका खर्च कम कर सके। उन्होंने कहा कि मध्यम वर्ग के लोगों और गरीबों को डर है कि उन्हें अपने दैनिक खर्चों के लिए कर्ज लेना पड़ सकता है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राजीव गांधी का हत्यारा रिहा हो गया। पीएम मोदी बताए कि क्या यही है राष्ट्रवाद। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला का मोदी सरकार पर तंज। जी हाँ दोस्तों, राजीव गांधी के हत्यारे एजी पेरारीवलन को सुप्रीम कोर्ट ने रिहा कर दिया। इस पर कांग्रेस नेताओं की प्रतिक्रिया आने लगी है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए ये भी कहा कि सरकार में राजीव गांधी के हत्यारों को छोड़ दिया गया है। मोदी बताएं कि क्या यही राष्ट्रवाद है। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले से दुखी हैं। यह फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि कोर्ट ने राजीव गांधी के एक हत्यारे को रिहा कर दिया। सुरजेवाला ने कहा कि तमिलनाडु के तत्कालीन गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित और राष्ट्रपति के फैसले नहीं लेने की वजह से कोर्ट ने यह फैसला दिया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि देश के लिए दुखद दिन है आज और राजीव गांधी कांग्रेस के नेता नहीं देश के प्रधानमंत्री थे। राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी एजी पेरारीवलन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने पेरारीवलन की रिहाई का आदेश दिया है और अदालत ने जेल में अच्छे बर्ताव के कारण उसे रिहा करने का आदेश दिया है। जस्टिस एल नागेश्वर की बेंच ने आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करते हुए उसे रिहा करने का आदेश दिया है। पेरारीवलन 30 साल से ज़्यादा लंबे वक्त से जेल में बंद था। आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट को अपने समक्ष किसी भी लंबित मामले या किसी भी मामले में इंसाफ के लिए जरूरी आदेश पारित करने का अधिकार देता है। दोस्तों, इससे पहले 9 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने एजी पेरारीवलन को जमानत दे दी थी। अब उसे रिहा कर दिया गया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस ने जारी की प्रत्याशी चयन की गाइडलाइन। ओबीसी उम्मीदवारों को देगी 27% टिकट। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में नगर निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर घमासान शुरू हो गया है। हालांकि राज्य चुनाव आयोग ने अभी अधिसूचना भी जारी नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट में शिवराज सिंह सरकार की ओर से लगाई गई याचिका पर फैसला आना अभी बाकी है। इस पर मंगलवार को सुनवाई हुई और चुनाव को लेकर 1-2 दिन में स्थिति साफ हो जाएगी। इसी बीच प्रदेश कांग्रेस ने उम्मीदवारों के चयन को लेकर निर्देश जारी कर दिया है। इसमें नगर पालिका, नगर निगम और नगर पंचायत चुनावों में हर स्तर पर एक कमेटी तय की गई है। कांग्रेस जल्द ही प्रभारी और सह प्रभारियों की घोषणा करने वाली है।
पार्टी ने तय किया है कि वो ओबीसी वर्ग के 27% उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारेगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ ने आगामी नगर पालिका, नगर निगम और नगर पंचायत चुनाव में प्रत्याशी चयन के लिए निर्देश जारी कर दिया है। उम्मीदवारों का चयन स्थानीय स्तर पर किया जाएगा। इसमें संबंधित जिला अध्यक्ष, महिला कांग्रेस अध्यक्ष, सेवा दल अध्यक्ष, युवा कांग्रेस अध्यक्ष और NSUI अध्यक्ष सदस्य के रूप में शामिल होंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बिहार में हजारों राशन कार्ड बंद करने जा रही है सरकार, कहीं आपका भी नाम तो नहीं शामिल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में सरकार बड़ी संख्या में राशन कार्ड रद्द करने जा रही है। राशन कार्ड बंद होने का असर सबसे अधिक उन लोगों पर होगा जो सरकारी ऑफिस में नौकरी करते हैं। सरकार के इस कदम में मामूली सैलरी पर काम करने वाले संविदा कर्मी भी आएंगे। सरकार ने इस पर बड़ा निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे में शामिल अपात्रों के राशन कार्ड रद्द करने का निर्देश दिया है। जो लोग नियम के हिसाब से पात्र नहीं हैं, उनके कार्ड को बंद कर दिया जाएगा। दोस्तों, रुक करते हैं। ज्ञानव्यापी विवाद पर अखिलेश यादव ने किया बड़ा दावा, बीजेपी पर लगाए ये आरोप। जी हाँ दोस्तों, ज्ञानव्यापी मस्जिद के सर्वे को लेकर छिड़े कानूनी विवाद के बाद अब इस मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता पहले ही हिंदू पक्ष के दावे को खारिज कर चुके हैं। अब सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने इस विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे मसले उठाए जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि ज्ञानव्यापी जैसे मुद्दों को जानबूझकर बीजेपी और उसके सहयोगियों की ओर से तूल दिया जा रहा है। तेल और खाद्य सामान महंगे हो चुके हैं और बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी को लेकर बीजेपी के पास कोई जवाब नहीं है। अखिलेश यादव ने दावा किया कि बीजेपी के पास ऐसा पूरा नफरत वाला कैलेंडर है जिन मुद्दों को वो चुनाव आने तक लगातार उठाती रहेगी। निजीकरण पर सवाल उठाते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि देश की संपत्ति को आज बेचा जा रहा है। बीजेपी 1 नेशन 1 राशन का नारा देती है, लेकिन अब 1 नेशन 1 बिजनेसमैन के मुताबिक काम करती दिख रही है। अखिलेश यादव के अलावा कई विपक्षी नेता ज्ञानव्यापी सर्वे को सियासी कदम बताकर बीजेपी पर निशाना साध चुके हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। असदुद्दीन ओवैसी का बयान, बोले निचली अदालत का आदेश गलत, सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की उम्मीद। जी हाँ दोस्तों, ज्ञानव्यापी मस्जिद सर्वे मामले में बढ़ते विवाद और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बीच AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपने बयानों से सियासी सरगर्मी बढ़ा दी है। ओवैसी ने कहा कि हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट पूर्ण न्याय करेगा, क्योंकि इस मामले गंभीर प्रक्रियात्मक गलती हुई है और आयुक्त ने निचली अदालत के न्यायाधीश को रिपोर्ट नहीं दी। याचिकाकर्ता ने आवेदन किया और मुस्लिम पक्ष को नोटिस दिए जाने से पहले अब न्यायाधीश ने शिवलिंग वाले इलाके की रक्षा करने और नमाजियों को 20 तक सीमित करने का आदेश पारित किया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा जनता के मुद्दे कमाई और महंगाई, मगर भाजपा के दंगा और तानाशाही। जी हाँ दोस्तों, देश में बढ़ रही महंगाई को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि भाजपा के मुद्दे केवल दंगा और तानाशाही है। उन्होंने आगे कहा कि अगर देश को आगे बढ़ाना है तो बीजेपी की नेगेटिव सोच और नफरत की राजनीति को हराना होगा। कांग्रेस नेता ने ट्विटर पर लिखा कि जनता के मुद्दे कमाई, महंगाई, बीजेपी के मुद्दे दंगा और तानाशाही। देश को आगे बढ़ाना है तो बीजेपी की नकारात्मक सोच और नफरत की राजनीति को हराना है। उन्होंने आगे लिखा कि आओ मिलकर भारत जोड़ो। राहुल गांधी ने सोमवार को भी जयपुर में एक सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा था कि उनकी पार्टी जहां लोगों को जोड़ती है, वहीं भारतीय जनता पार्टी उन्हें बांटने का काम करती है। कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि बीजेपी 2 हिंदुस्तान बनाना चाहती है, जबकि कांग्रेस एक ऐसा हिंदुस्तान चाहती है जिसमें हर व्यक्ति को अपना सपना पूरा करने का मौका मिले। वहीं राहुल गांधी बांसवाड़ा के ग्राम कराना में सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश में 2 विचारधाराओं की लड़ाई है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है जो कहती है कि सबको जोड़कर चलना है और सबकी इज्जत करनी है और सबका इतिहास, सबकी संस्कृति की रक्षा करनी है, ये कांग्रेस पार्टी कहती है। जबकि दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो लोगों को बांटने का काम करती है, उन्हें कुचलने और दबाने का काम करती है, आदिवासियों के इतिहास तथा संस्कृति को दबाने व मिटाने का काम करती है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कंट्रोल में नहीं महंगाई, अप्रैल में 3 दशक के रिकॉर्ड स्तर पर थोक मुद्रास्फीति। जी हाँ दोस्तों, रिजर्व बैंक की चिंताओं के बीच थोक महंगाई ने
3 दशक के रिकॉर्ड स्तर को छू लिया है। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक थोक महंगाई अप्रैल में बढ़कर 15.08% हो गई है, जो मार्च में 14.55% थी। आपको बता दें कि अप्रैल 2021 से लगातार थोक महंगाई 2.5 अंक में बनी हुई है। अप्रैल में खाद्य वस्तुओं की मुद्रास्फीति 8.35% रही, जो मार्च में 8.06% थी। ईंधन और बिजली की मुद्रास्फीति एक महीने पहले के 34.52% से बढ़कर 38.66% हो गई है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। रिकॉर्ड महंगाई के बाद फिर बढ़ने वाले हैं डीजल पेट्रोल के दाम और इस बार पड़ेगी ज़्यादा मार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से डीजल और पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ने से लोग राहत की कुछ सांसें ले रहे हैं। हालांकि ये राहत अब बहुत दिनों तक नहीं टिकने वाली है। रिकॉर्ड खुदरा व थोक महंगाई के बाद अब डीजल पेट्रोल जल्द ही आम लोगों की जेब हल्की करने वाला है। इसका कारण है कि बहुत जल्द फिर से डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने वाले हैं। सूत्रों को तो यहाँ तक का उनका कहना है कि इस बार डीजल के दाम में बढ़ोतरी पेट्रोल से ज़्यादा होगी। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि महंगाई फिर से बढ़ के आम जनता की जेब पर बोझ डालने वाली है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान। बोले देश में ज्ञान व्यापी का नया तमाशा शुरू कर दिया है भाजपा ने। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ज्ञान व्यापी परिसर मामले और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम के ठिकानों पर सीबीआई के छापे को लेकर केंद्र सरकार व भाजपा पर निशाना साधा है। कांग्रेस सेवा दल के एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि ज्ञान व्यापी को लेकर नया तमाशा शुरू हो गया है। देश में 100 ऐसे स्थान होंगे जहां ये विवाद पैदा करेंगे। कब तक ये हिंदू मुस्लिम को लड़ाते रहेंगे? वहीं सदियों से साथ रहते आए हैं और सदियों साथ रहना है। देश का माहौल खराब करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इस दौरान उन्होंने पूर्व में राजस्थान की सरकार गिराने का आरोप लगाते हुए भाजपा नेताओं को भी घेरा। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ज्ञानव्यापी मामले पर बोले मल्लिकार्जुन खड़गे, लोगों के बीच मतभेद पैदा करने की भाजपा की है मंशा। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को ज्ञानव्यापी मामले का जिक्र किया और कहा कि कुछ लोगों के बीच मतभेद की कोशिश में है और उन्होंने कहा कि ज्ञानव्यापी मामला कोर्ट में है और अभी उस पर कुछ भी कहना सही नहीं है। ये जो नए नए मुद्दे निकल रहे हैं ये देश के लिए अच्छा नहीं है। ये हमारे देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए है। लेकिन 1947 में सभी मस्जिदों, मंदिरों व अन्य धार्मिक स्थलों में होने वाली पूजा के दर्जे को बरकरार रखना होगा। इसीलिए इस संबंध में एक कानून भी बना था और इसके पीछे लोगों को बांटने की मंशा थी। काशी की ज्ञानव्यापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने से ये आरोप सच साबित होने लगा है कि मंदिर तोड़कर उस स्थान पर मस्जिद बनाई गई थी और इसके साथ ही इस मामले को लेकर विश्व हिंदू परिषद की सक्रियता बढ़ने लगी है। अब तक अयोध्या में राम मंदिर निर्माण पूरा होने तक दूसरा कोई एजेंडा हाथ में ना लेने की रणनीति पर काम कर रही विश्व हिंदू परिषद ने अब ज्ञान व्यापी मस्जिद मामले पर आगे बढ़ने की तैयारी शुरू कर दी है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राकेश टिकैत का बड़ा बयान। गेहूं निर्यात पर रोक लगाने के फैसले पर टिकैत ने उठाए सवाल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत बागपत पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी सरकार पर एक बार फिर हमला बोला। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार को गेहूं का निर्यात नहीं रोकना चाहिए था। ये सरकार ने किसान हित में नहीं किया। यदि निर्यात होता तो इस बार किसानों को गेहूं की फसल के ज्यादा रुपए मिल सकते थे, लेकिन सरकार ने गेहूं का निर्यात ही रोक दिया। देश में ये पहला मौका था जब हमारे देश में पर्याप्त खाद्यान्न का भंडारण है। किसानों को गेहूं का रेट सही मिल रहा था तो बेच देना चाहिए था ताकि आगे किसानों का उत्साह बना रहता। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लालू की बड़ी बेटी मीसा भारती का राज्यसभा जाना तय, क्यों हुआ रास्ता आसान? आपको बता दें कि बिहार में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। जेडीयू ने जहां सोमवार को अपने एक प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया, तो वहीं आरजेडी भी आज अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर सकती है। इस बीच लालू की बड़ी बेटी मीसा भारती का राज्यसभा जाना लगभग तय माना जा रहा है। हालांकि मीसा भारती के अलावा दूसरा नाम कौन होगा इसका ऐलान होना बाकी है। सूत्रों के अनुसार दूसरे नाम की बात करें तो पार्टी वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल को राज्यसभा भेज सकती है। बताया जा रहा है कि सिब्बल को राज्यसभा भेजने से लालू को मुकदमे की पैरवी में मदद मिल सकती है। वहीं इसके अलावा जिस अन्य नाम की चर्चा जोरों पर है
वो है बाबा सिद्दीकी। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी थी ईरानी के कार्यक्रम में बवाल, आपस में भिड़े राकांपा और भाजपा कार्यकर्ता, महिला सदस्य को पीटने का लगा आरोप। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी को सोमवार को एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में भाग वो ले रही थी कि तभी भाजपा और राकांपा के सदस्यों में तीखी बहस हो गई। ईरानी सोमवार शाम शिवाजी नगर के बाल गंधर्व रंग मंदिर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा पर एक किताब का विमोचन करने के कार्यक्रम में शामिल हो रही थी। राकांपा के नगर इकाई ने अपनी महिला सदस्यों के नेतृत्व में कार्यक्रम स्थल के बाहर धरना दिया और बढ़ती महंगाई पर ईरानी को ज्ञापन देने की कोशिश की। उन्होंने महंगाई के खिलाफ नारेबाजी की और कार्यक्रम में मौजूद भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी जवाब में उनके खिलाफ नारेबाजी की, जिसके बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अल्लाह से डरता हूं, किसी मोदी या योगी से नहीं, ज्ञान व्यापी मामले पर बोले असदुद्दीन ओवैसी। जी हाँ दोस्तों, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सोमवार को कहा कि वो ज्ञान व्यापी मस्जिद के सर्वेक्षण के उससे आहत हैं और 1991 के उच्चतम न्यायालय के फैसले की अनदेखी की गई है। हैदराबाद लोकसभा सीट से सांसद ओवैसी ने कहा कि वो ज्ञान व्यापी मस्जिद मुद्दे पर बोलना जारी रखेंगे क्योंकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से नहीं डरते हैं। गुजरात के वडगाम में एक रैली को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि ज्ञान व्यापी मस्जिद के मुद्दे पर बोलने पर लोग उनसे सवाल करते हैं। मैं बोलूंगा क्योंकि मैंने अपना जमीर नहीं बेचा है और ना ही कभी ऐसा करूंगा। तो दोस्तों ये थी दिन भर कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत।